नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम हर हाल में हिंसा की संस्कृति के खिलाफ हैं? अगर है तो क्या सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ बोल रहे हैं? आखिर क्यों है कि पुलिस और अदालत के रहते हुए कई संगठन गले में पट्टा डालकर खाने से लेकर पहनावे की तलाशी लेने लगते हैं? क्यों लोग इलाज में चूक होने पर सीधा डॉक्टरों को ही मारने लगते हैं, कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं? क्या उन्हें पुलिस की जांच में भरोसा नहीं है? भीड़ बनकर पुलिस पर दबाव डालने का विरोध और भीड़ बनकर अस्पतालों पर हमला करने का विरोध दोनों होना चाहिए, वरना एक जगह डॉक्टर डरेंगे और दूसरी जगह लड़कियां। हालात ये है कि सड़क पर चलती कार में खरोंच आने पर चालक दूसरी कार के चालक को मार मार कर अधमरा कर देता है। ये गुस्सा कहां से आ रहा है? बता रहा है कि हम बीमार हैं, सामाजिक रूप से भी बीमार हैं, राजनीतिक रूप से भी बीमार हैं। जयपुर के एक रेस्तरां को कुछ लोगों की भीड़ ने घेर लिया, जबकि वहां पुलिस थी। शक था कि वहां गौ मांस बिक रहा है, जबकि रेस्तरां मालिक का कहना है कि नहीं बिक रहा है। जबकि 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर दुकान चला रहे हैं। मैंने देखा कि जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन किसी दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो भी स्वयंसेवी हैं, जो गौ रक्षक मानते हैं खुद को, उनका डोसियर यानी फाइल तैयार हो। 70-80% ऐसे गोरख धंधा करते हुए निकलेंगे जिन्हें समाज नहीं स्वीकार करेगा। हमें नहीं मालूम कि जयपुर के रेस्तरां में जिन लोगों ने हंगामा किया वो गौ रक्षा के नाम पर दुकान चलाने वाले नकली लोग हैं या असली गौ रक्षक हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री की बात का पालन करते हुए ऐसे संगठन का कोई डॉसियर यानी फाइल तैयार की है या नहीं? प्रधानमंत्री को भी पूछना चाहिए कि 7 अगस्त 2016 के उनके बयान के बाद राज्य सरकारों ने 70-80% नकली गौ रक्षकों की कोई फाइल बनाई है या नहीं? भीड़ की हिंसा को जब मान्यता हम देने लगते हैं तो अकेला आदमी भी खुद को भीड़ समझने लगता है। तभी तो शिवसेना के एक सांसद साहब एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पलों से पीटने लगते हैं। सांसद साहब भरे जहाज में कर्मचारी को मारते हैं, पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने मारा है। उनके कारण सही भी हो सकते हैं, तो क्या उन्हें छूट है कि किसी को चप्पलों से पीटें, मारें और मारने के बाद पछतावा ना करें? पत्रकारों ने जब पूछा कि कोई अफसोस, तो कहते हैं तुम जाओ फिल्म देख कर आओ, मैं भी फिल्म देखने गया था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। ये उनके तेवर है। इन सांसद साहब को इसलिए फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास भीड़ है जो पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर जमा हो जाएगी और पुलिस वैसे ही देखते रहेगी जैसे वो अन्य मामलों में देखती रहती है। क्या हम सामूहिक रूप से हिंसा और भीड़ की संस्कृति के खिलाफ हैं? क्या हम हिंसा से जो उसके पहले के जो कारण हैं उसे समझने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं? महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में 53 डॉक्टरों पर हंगामा हुआ, एक मामले में भी सजा नहीं हुई ऐसा कहा जा रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, डॉक्टरों के साथ हिंसा तो कई राज्यों में हो रही है, मगर जांच और सजा का आलम यही है। धुले की घटना ने तो डॉक्टरों को हिला दिया। ऐसी स्थिति में कोई डॉक्टर कैसे काम कर सकता है? क्यों इसके विरोध में 4,500 रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए मजबूर हुए? अवकाश पर जाने के बाद डॉक्टर तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कोर्ट से फटकार भी मिलती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि एक रेजिडेंट डॉक्टर किस दबाव में काम करता है, कितने घंटे काम करता है? क्यों रेजिडेंट डॉक्टर ही हिंसा के शिकार हो रहे हैं? क्या उनके और अस्पताल पर मरीजों के दबाव को कम करने या बेहतर करने का कोई उपाय आपने सुना और देखा है? हुआ है तो उसके क्या नतीजे रहे हैं? क्या कोई इस बहस में ये सब तथ्य सामने ला रहा है? क्या रेजिडेंट डॉक्टर ही सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं या किसी की गलती की सजा वो भुगत रहे हैं? दरअसल किसी के पास इतना धीरज नहीं बचा है कि वो समझे और सुने, बस मारो, मार मार कर गुस्सा निकालो। भारत के कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के डॉक्टरों से अपनी सहमति जताई है। दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए एम्स के डॉक्टरों ने हेलमेट पहनकर अपना विरोध भी जताया और महाराष्ट्र के डॉक्टरों के प्रति समर्थन भी दिखाया। डॉक्टरों को हड़ताल या सामूहिक अवकाश पर नहीं जाना चाहिए, अगर इस बात पर सहमति है, लेकिन उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं है? इसका समाधान सीसीटीवी या सुरक्षा ही है या कुछ और है? क्या मरीज बेसब्र हो रहे हैं? क्या महंगे इलाज के कारण? क्या इलाज की तत्काल सुविधा नहीं होने के कारण हम मरीजों की तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ रहे हैं? महाराष्ट्र में 2010 में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना था। इसके तहत डॉक्टरों की हिंसा को गैर जमानती अपराध बनाया गया। 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना तय हुआ। हिंसा करने वालों को भी अस्पताल के उपकरणों के नुकसान की भरपाई करनी होगी, प्रावधान जोड़ा गया।
इस एक्ट के बाद भी कोई ऐसी मुकम्मल आश्वस्त करने वाली कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है, वहां से वो शिकायत मुख्यमंत्री के पास गई है, सरकार के पास गई है, राज्य सरकार के पास। उनका कहना है डॉक्टरों का कि एक दो कदम से व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता, ना हो रहा है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टरों की स्थिति में मुख्यमंत्री इस बहस में जनता के पैसे और टैक्स का मामला ले आ रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ और है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्ययन के अनुसार कार्यस्थल पर यानी अस्पतालों में 75% डॉक्टरों ने हिंसा का सामना किया है। पिछले 5 सालों में डॉक्टरों पर हिंसा के मामले बढ़े हैं। सरकार, अदालत और मरीजों के परिजनों की प्रतिक्रिया देखकर यही लगता है कि पब्लिक में डॉक्टरों के प्रति किस प्रकार का विश्वास रह गया है। उनके समर्थन में कोई नहीं आया। एक डॉक्टर ने लिखा भी है कि डॉक्टर भी कई अन्य राजनीतिक मामलों में किसी के समर्थन में आगे नहीं जाते। इस बहस में यह सवाल जरूरी है कि कहीं मरीज और उसके परिजन महंगे इलाज और अस्पतालों में भीड़ के लिए डॉक्टर को तो दोषी नहीं मान रहे। क्यों डॉक्टर अपनी एकता का प्रदर्शन सिर्फ सुरक्षा के सवाल को लेकर करते हैं? दूसरे सवालों को लेकर वो क्यों नहीं आगे आते? मरीजों के लिए क्यों नहीं आगे आते? क्यों आईसीयू को लेकर हंगामा होता है? क्यों नहीं आईसीयू की संख्या बढ़ सकती है? क्या आम जनता जानती है कि आईसीयू या इमरजेंसी में बिस्तर किस नियम के तहत दिए जाते हैं? उस नियम में बीच में किस तरह से बदलाव होता है? क्या उस पर डॉक्टर का कोई बस चलता है, चल सकता है? किस मरीज को सबसे पहले ऑपरेशन की जरूरत है या आईसीयू की जरूरत है? ये अगर डॉक्टर के विवेक पर छोड़ेंगे तो पहले जो अंदर गया है उसे बाहर कैसे निकालेंगे? ये सारे सवाल हैं। क्या अस्पताल जनता को ये बात बता रहा है कि आपको ये जानना चाहिए? बहुत सी सूचनाओं की कमी है, इसके वजह से भी ये समस्या है। ये सारे सवाल लेक्सिकन नाम की ऑनलाइन पत्रिका पढ़ते हुए मुझे मिले, जिसे डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र चलाते हैं। उन्होंने ही मुझे मेल भेजा था। प्राइम टाइम में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ मुंबई से हैं डॉक्टर सागर, आप चेयरमैन हैं यूथ विंग महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सागर साहब, मेरा सवाल ये है कि हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में क्यों मरीज हिंसा के लिए मजबूर हो रहे हैं महाराष्ट्र में? इस स्तर पर क्यों वायलेंस बढ़ रही है मरीजों की तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से? जी देखिए रवि जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अगर कोई पेशेंट को टीबी हो जाता है तो पेशेंट को एकदम से सिम्टम्स या उसके दुष्परिणाम नहीं दिखते। कई सालों के बाद उसके जब मुंह से खून आता है तो सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि हमारा सिस्टम, जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उसे भी टीबी हो गया है और ये डॉक्टरों पे अटैक हो रहा है, ये वो खून आने वाली जो एक्यूट बात है वो है। अगर हम देखें कि हमारी सरकार पिछले काफी सालों से हेल्थ बजट कभी बढ़ाती नहीं है। बाकी सभी नेशंस ने, बाकी सभी देशों ने कहा है कि हेल्थ बजट 4% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 1% से कम है। इसकी वजह से होता ऐसा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, मतलब जो डॉक्टर की संख्या है, जो नर्सेस की संख्या है, और उसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो दवाइयां हैं, ये सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब कोई पेशेंट सरकारी अस्पताल में आता है तो वहां पे जो डॉक्टर होता है वो ऑलरेडी काफी ओवरवर्क्ड होता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2015 में सरकार ने रिलीज किया था। इसके मुताबिक हर 11,500 पेशेंट जो आते हैं सरकारी अस्पताल में, उनके लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हर 1000 पेशेंट के पीछे सिर्फ एक डॉक्टर होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है उससे 10 टाइम्स ज्यादा, 10 गुना ज्यादा पेशेंट एक डॉक्टर देख रहा है। इसमें तकलीफ ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर एक पेशेंट को समय नहीं दे पाता। इसके ऊपर अगर आप देखें तो दवाइयां आदि बार सरकारी अस्पतालों में बहुत अवेलेबल नहीं होती है। तो गरीब आदमी का हर स्टेप पे आक्रोश बढ़ते जाता है। और क्योंकि हॉस्पिटल का चेहरा, हॉस्पिटल का फेस डॉक्टर होता है, कभी कभी जब पेशेंट सीरियस होता है और खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता है पूरी मेहनत के बाद भी, तो पब्लिक गुस्सा होकर डॉक्टरों पे अपना आक्रोश व्यक्त करती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक किसी भी बिना नाम लिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से नाम भी ले सकते हैं, किसी सरकारी अस्पताल का एक जरा सा एक तस्वीर खींचिए जिससे पता चले कि एक इमरजेंसी वार्ड है, उसमें 10 बिस्तर हैं और आप लोगों को इतना दबाव झेलना पड़ता है कि एक साथ 400 लोग आ गए लेकिन 4 ही बिस्तर है, ताकि ये बात पब्लिक में जानी चाहिए। क्योंकि इस पूरे बहस में ना तो सरकार अपनी तरफ से कहती है कि हमारे पास अस्पताल कम हैं या बेड कम है, इसकी वजह से वो मरीजों से कोई अपील नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है। अगर ये बात सामने नहीं आएगी
तो आप लाख कहते रहें, आप लाख कहते रहें कि आपको सीसीटीवी और हेलमेट चाहिए, मैं लिख के दे सकता हूं कि ये इसका समाधान नहीं है और आप गलत चीज मांग रहे हैं सरकार से। जी रवि जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो एक शॉर्ट टर्म मेजर हो जाता है अभी के लिए कि भाई सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि अभी जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं भारत भर में 1987 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि किसी भी रेसिडेंट डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर ने एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पूरे भारत में आप कहीं पे भी कोई भी कोने में जाइए, हर सरकारी अस्पताल में रोज एक रेसिडेंट डॉक्टर कम से कम 18 से 20 घंटे काम करता है। कभी कभी तो 36 घंटे की भी ड्यूटी होती है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है सर कि जब आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आपको हर पल सतर्क होना रहता है, 12-13 घंटों के बाद आपका लेवल ऑफ अलर्टनेस जो हम कहते हैं वो वहां पे नहीं होता है, इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट की जो संख्या है वो झुंड की तरह आती है, भीड़ में आती है। गवर्नमेंट अस्पताल में और एक चीज ऐसी है कि भाई एक पेशेंट के साथ अगर 2 रिश्तेदार आए तो उनको समझाया भी जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 15 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं। ऐसे इसमें एक भी अगर आदमी ऐसा हो जो एंटी सोशल हो, जो समाज के विपरीत प्रवृत्ति रखता हो, तो ऐसी चीजें बढ़ती जाती है। इसका इलाज यही है कि बेसिक इलाज ये है कि हम हेल्थ को, स्वास्थ्य को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि हेल्थ हमारे सिस्टम में प्रायोरिटी अभी किसी भी। डॉक्टर सागर, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप बताएं कि आईसीयू की संख्या कितनी होती है, उसमें मरीजों का क्या मतलब किस तादाद में मरीज आ जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड की क्या बिस्तरों की, एक आइडिया तो मिले कि क्या है। वो जो आप कह रहे हैं कि मरीजों का झुंड आता है, तो हम जरा वो समझना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में या दोस्तों से सुना होगा, देखा होगा कि इस तरह से 4 इमरजेंसी वार्ड है, इतनी भीड़ है। मैं कहूंगा कि देखिए, हम जैसे अभी एक टेबल होता है वहां पे कैजुअलिटी में, और उस टेबल पे 10 क्रिटिकल पेशेंट, हर एक पेशेंट के साथ 3 या 4 रिश्तेदार कम से कम आते हैं। ऐसे परिस्थिति में हर पेशेंट को लगता है कि भाई मेरा पेशेंट, हर पेशेंट के रिलेटिव को लगता है कि मेरा पेशेंट क्रिटिकल है और इनको पहले ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि वहां पे डॉक्टर्स इतने कम होते हैं, और जो होते हैं वो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, कि इतने सारे लोगों को एक साथ इलाज करना नामुमकिन के बराबर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर मुंबई के कोई भी सरकारी अस्पताल में देख लीजिए, एक इमरजेंसी में कम से कम 60 से 70 पेशेंट आते हैं, एक रात में कम से कम 50 से 60 डिलीवरी होती है। तो एक डिलीवरी के लिए 5 मिनट भी नहीं मिलता है डॉक्टर को। ऐसे समय में कभी कभी पेशेंट के साथ जो वार्तालाप होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, और ये सभी चीजें होती है। 2 बात बताइए कि क्या ये लिख के आपका रोस्टर बना होता है कि आप 36 घंटे किसी वार्ड में नौकरी करेंगे, कैसे कर सकते हैं आप? दूसरी बात बताइए कि वहां जूनियर डॉक्टर क्यों होते, सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं होते, बाकी डॉक्टर क्यों नहीं होते? अगर सीनियर होते तो क्या ये दबाव कम होता? जी जरूर। देखिए, हर जगह मैं ये नहीं कहूंगा कि सीनियर नहीं होते, लेकिन काफी जगहों पे सीनियर डॉक्टरों का अभाव होता है। जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, वहां पे अगर सीनियर डॉक्टर रहे तो पेशेंट को भी एक सांत्वना मिलती है कि भाई एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे पेशेंट के साथ डील कर रहा है। यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं रवीश जी, ये एमबीबीएस फ्रेश पास आउट्स होते हैं। इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कभी कभी कि इतने प्रेशर, हाई प्रेशर सिचुएशन को किस तरह से सुलझाया जाए। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सभी अथॉरिटीज ने ये एक डिसीजन लेना चाहिए कि सीनियर डॉक्टर्स एटलीस्ट आईसीयू में, इमरजेंसी में 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी बात आपको मैं जो कह रहा हूं कि एक जूनियर डॉक्टर के 36 घंटे तक ड्यूटी होती है, तो ये इसका कारण ये है कि डॉक्टरों की संख्या ही इतनी कम है कि जो पेशेंट आ रहा है उसको तो छोड़ नहीं सकते। तो जूनियर डॉक्टर को वहां पे अगर वो 36 घंटे नहीं बैठेगा तो हमारे पास इतने डॉक्टर ही नहीं है कि 24 घंटे सेवा प्रदान कर सके। एक तरह से ये भी देखा जाए, क्योंकि एक किरण कम्भोर साहब हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने वायर में लिखा भी है कि डॉक्टर लोग खुद ही दूसरों के मुद्दों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, बहुत कम होते हैं जो आगे आते हैं। आप लोग इन सब मांगों को लेकर क्यों नहीं आंदोलन करते, जिससे जनता को पता चले कि हाँ, डॉक्टर इसलिए निकले हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त आईसीयू नहीं है, पर्याप्त इमरजेंसी नहीं है, बिस्तर नहीं है। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको लेकर आंदोलन करे, आप लोग आंदोलन करें, तो जनता में भी एक बात जाएगा कि डॉक्टर आप मरीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे राजनेता नहीं लड़ते हैं, उस पर चुप रहते हैं। जी
जैसे आपने बिल्कुल सही कहा रवीश जी, इसके लिए हम छोटे स्तर पे कोशिश हमेशा करते रहते हैं। अभी जहाँ पे मैं महाराष्ट्र में हूँ, हमने पिछले 2 साल से काफ़ी इस चीज़ का फॉलोअप किया है कि जो डॉक्टरों की संख्या है, जो वेंटिलेटर्स की संख्या है, जो अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध होती है उसकी संख्या है, उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसके लिए जुडिशियल ऑप्शंस क्या है, उसके लिए सरकार के तरफ गुहार काफी दफा लगाई है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक ऐसी कोई घटना नहीं होती है, ये बहुत ही निराशाजनक बात है हमारे समाज की, हम सबकी, कि जब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटती है तो हम स्वास्थ्य के प्रति डिस्कशन नहीं करते हैं, और हालांकि हम ये सभी चीजें कर रहे हैं, उसको पर्याप्त जो कवरेज मिलना चाहिए वो कभी कभी नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास जानकारी है और आप बता सकते हैं जी, बहुत सटीक जानकारी ना भी हो तो भी अनुमान के तौर पे कि एक साल में कितनी आईसीयू बनने चाहिए, एक आईसीयू को बनाने में कितना वक्त लगता है, और एक अस्पताल में जो आईसीयू है 10 है तो 10 कम है या 40 होनी चाहिए, मतलब हम थोड़ा एक आइडिया चाहते हैं कि इसको लेकर हर कोई डिमांड करता है कि आईसीयू मिले। हालांकि ये भी सच्चाई है कि प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू के नाम पे धंधा भी होता है कि मरीज को 4 दिन और लटका के रखिए, बिल बनाइए। जी डॉक्टर सागर। देखिए रवीश जी, इसमें मैं आपको एक स्टैट जो है बताना चाहूंगा। हाँ। भारत में ऐसी स्थिति है आज कि हर 1 लाख लोग के पीछे अस्पताल में सिर्फ 108 बेड है। ये आईसीयू का आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल बेड की बात कर रहा हूं। मतलब हर 3000 पब्लिक के पीछे 1 बेड है। ऐसे परिस्थिति में ओवर क्राउडेड इतने हो जाते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स कि वहां पे पेशेंट्स को कभी कभी हमें अस्पताल में बेड ना होने के कारण नीचे भी सुनाना पड़ता है। वापस से मैं वही बुनियादी मुद्दे पे आना चाहूंगा कि आईसीयू जल्दी बन सकते हैं, बाकी फैसिलिटीज भी जल्दी बन सकती है, लेकिन पिछले 25 सालों में मैं बताऊंगा आपको, मुंबई में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है जो नया आया है। उतना कमिटमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा, किसी एक गवर्नमेंट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हाँ। स्वास्थ्य को प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, हेल्थ बजट नहीं बढ़ाते हैं। इसी साल मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो महाराष्ट्र का स्वास्थ्य बजट आया है, स्वास्थ्य बजट 500 करोड़ से कम कर दिया गया है। तो हम स्वास्थ्य को अगर इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे, महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो जो आईसीयू महीने भर में बन सकता है, अभी ऐसी परिस्थिति कि उसको साल भर लगता है। 25 साल में मुंबई में एक अस्पताल नया आया है जो सरकारी अस्पताल है। प्रायोरिटीज की बात है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में जब कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम सभी उसके बारे में बात करते हैं। बीच के दौरान में अगर हम कितनी भी गुहार लगाते हैं तो उसको इतनी गंभीर्य से लिया नहीं जाता है। आई थिंक ये अगर परिस्थिति बदले, जिसके लिए डॉक्टर की भी मुहिम जरूरी है, जिसके लिए मीडिया का भी सपोर्ट जरूरी है, और सरकार का भी एक संकल्प रहना जरूरी है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में यही सबसे सही तरीका है। मैं इसलिए ये सवाल और इस तरह से आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे पता है कि पब्लिक को भी इन सवालों से मतलब नहीं होता है। आप मेरी जानकारी में मैंने तो ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा कि जिसमें अस्पताल और आईसीयू को लेकर लोग किसी सरकार को हरा रहे हों या किसी सरकार को जिता रहे हों, तो मतलब ही नहीं होता। लेकिन वो भी एक तत्काल समय में भीड़ बनकर आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। थोड़ा मैं और जानना चाहता हूं, यही चाहता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म में पब्लिक की मानसिकता हम सबको बदलनी होगी कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो स्वास्थ्य ये नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। जिस दिन ये होना शुरू होगा उस दिन ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम जो आज हमारी बीमार पड़ी है वो इंप्रूव होगी, और जो उसमें से ऐसे इंस्टेंसेस होंगे वो पूरी तरह बंद हो सकते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी लगाना ये बहुत शॉर्ट टर्म मेजर है। एक मान लीजिए कि प्रधानमंत्री देख रहे हो और वो चाहते हैं कि भाई आपकी बात सुनकर कोई एक कॉन्क्रीट सुझाव मिले, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अस्पताल के भीतर, प्रधानमंत्री जी अस्पताल के भीतर क्या, जी एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, अस्पताल के भीतर जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है कि जो रिसोर्स है हमारे पास उसी से हम ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वहां भी कोई कमी है जिसके कारण हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? जी जरूर। इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री से निवेदन करना हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी 4 दिन पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है, हाँ। 15 साल के बाद। इसमें उन्होंने कहा है कि 2025 तक जो हेल्थ बजट है वो अभी 1.3% से बढ़कर 2.5% हो जाएगा। हालांकि होना चाहिए अराउंड 4 to 5%। मैं ये कहता हूं कि ये जो संकल्प है, अगर ये संकल्प भी पूरा हो जाए 2025 तक,
तो एक बड़ी जीत होगी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी जो शुरू की है वो है डिजिटल इंडिया। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होता है जो गांव में गोर गरीब पेशेंट रहता है उस तक कभी कभी स्पेशलिस्ट की हेल्थ की उसको सुविधा नहीं मिलती है। तो इसी डिजिटल इंडिया का फायदा लेके एप्स के जरिए, टेलीमेडिसिन के जरिए, जो आज प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल में हर जगह हो रहा है, अगर हमें एक नेटवर्क बनाए जिसमें एक छोटे से गांव में बैठा पेशेंट भी टेलीमेडिसिन के जरिए एक कार्डियोलॉजिस्ट का, एक स्पेशलिस्ट का एक्सपर्टीज का फायदा ले सके। मैं अस्पताल के भीतर के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, जो डेली मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का, उसमें क्या आपको लगता है कि ये 50 साल से ऐसे ही चला आ रहा है या उसमें बदलाव की जरूरत है? जी देखिए, अंदर का मैनेजमेंट की सर अगर आप दो अलग चीजें हैं, एक हो गया गवर्नमेंट, एक हो गया प्राइवेट। प्राइवेट में, कॉर्पोरेट्स में आज कॉर्पोरेट आने की वजह से काफी फायदा हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो अकाउंटेबिलिटी की जो बात है एक लेवल के ऊपर वो नहीं है। आज अगर किसी पेशेंट को कुछ हो भी जाता है तो वो जाके कहीं गुहार लगाने के लिए उसके लिए ग्रीवेंस एड्रेसल सेल नहीं है। तो अगर एक छोटी सी बात की जाए कि भाई एक रूम में 2 डॉक्टर बैठे रहेंगे और किसी भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट से, तो वो जाके वो डॉक्टर से बात करेंगे, तो मुझे लगता है आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। दूसरी चीज जो अंदर की है, जो काफी हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम है, दवाइयां बहुत सारी अवेलेबल होती नहीं है और उसके लिए जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए सरकारी यंत्रणा को, वो दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए, या फिर एमआरआई के मशीन्स हो या सीटी स्कैन के मशीन्स हो या सोनोग्राफी के मशीन्स हो, जो काफी कम संख्या में, वो उपलब्ध कराने के लिए जितना उनकी सक्रियता होनी चाहिए उतनी सक्रियता अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है। ठीक है, बहुत कम मौका मिलता है सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर बात करने का, तो हम कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर ही हैं, सरकार का पक्ष नहीं है, क्योंकि सरकार का भी पक्ष जरूरी है, उनका होता ही है, उनके पास इतने सारे साधन हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। कोई आ जाएगा तो हम बाद में शामिल भी कर लेंगे, लेकिन अभी एक हम ब्रेक लेंगे। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं कि ये आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड या बेड या अस्पताल में बिस्तर, आप कह रहे हैं कि लोगों ने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि 3000 मरीज पे अगर एक बिस्तर होगा तो जरूर है कि मारामारी भी होगा, तो वो ऑनलाइन से भी, आप डिजिटल से भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। समस्या का समाधान तो तभी होगा जब बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी। आप वो तो बिस्तर कभी खाली नहीं रहता, तो ऐप क्या बताएगा? ऐप तो कभी नहीं बताएगा कि खाली है। पर मेरा ये मानना है कि क्या राजनीतिक हस्तक्षेप होता है क्या, कि आप डॉक्टर साहब इसको आप अलॉट करो, इसको बिस्तर दो, इसको ये करो, ये हिंसा करने वाले लोगों को क्या पॉलिटिकल बैकिंग भी है? देखिए, हर केस में मैं नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकल बैकिंग है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे केसेस काफी होते हैं। मैं कहूंगा हर 10 में से कम 4 से 5 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो हिंसा करते हैं उनको किसी ना किसी तरह का, किसी प्रकार का राजनीतिक बैकिंग होता है और उनको ऐसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पुलिस को मैनेज कर लेंगे, पुलिस को डरा धमका देंगे या बाद में वही डॉक्टर को डरा धमका के हम केस वापस लेने लगाएंगे। तो हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि डॉक्टरों के असॉल्ट का जो मुद्दा है, इसके लिए जो लो लेवल पॉलिटिशियंस है या फिर पॉलिटिशियंस के साथ वाले हैं, ये काफी रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आपके राज्य में, कम से कम महाराष्ट्र में, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना है। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे राज्यों में है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इस एक्ट के बारे में प्रचार किया जाता है अस्पतालों में कि आप डॉक्टर के साथ कैसे व्यवहार करेंगे? कोई सूचना रवीश जी इसमें? जी सबसे पहली बात, 2010 में जब ये एक्ट आया था तभी भी ऐसा आंदोलन हुआ था, तब ये एक्ट आया था। इसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर के साथ पिछले 3 सालों में, बता रहा हूं, उसके पहले के और आंकड़े हैं, आपने भी जैसे बताया 53 अटैक्स हुए हैं। इसमें से एक भी अटैक की सुनवाई अभी कोर्ट में चल नहीं रही है, एक की भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो जिसे हम कहते हैं टूथलेस लॉ बन गया है कि भाई जो कानून है वो सिर्फ पेपर पे है, उसकी किसी भी तरह से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। उसके लिए एक मेजर रीजन मैं कहूंगा कि काफी जो पुलिस वाले होते हैं, जो नजदीक के पुलिस स्टेशन में होते हैं, उनको बहुत बार ऐसा मैंने खुद देखा है कि उनको जानकारी नहीं होती कि ऐसा कोई एक्ट है। हमें उनको लिटरली पेपर दिखाना पड़ता है कि साहब ऐसा एक एक्ट है और आपको इसके तहत ये आप कलम लगाइए। तो होम मिनिस्ट्री जो काफी सालों से चलती आ रही, मुझे लगता है कि इतनी एक्टिव नहीं है पुलिस को इस चीज के बारे में जानकारी देने में। दूसरी और एक चीज है कि एक भी इसमें एक भी कन्विक्शन ना होने की वजह से जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उनको एक साहस मिल जाता है कि आप जाके किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को मार सकते हो और आप पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।
क्या आप लोग वाकई इतना डरे हुए हैं कि 4,500 डॉक्टरों को स्ट्राइक पर जाना पड़ा? देखिए रवीश जी, अटैक्स तो काफी सालों से हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज की घटना है, लेकिन आपको अगर बताऊं ये शुरुआत कैसे हुआ, इस बार ये आंदोलन इतना बड़े स्तर पे क्यों जा रहा है। पिछले मंगलवार को धुले मेडिकल कॉलेज में जो ऑर्थोपेडिक्स के रेसिडेंट थे, वहां पे एक हेड ट्रॉमा का पेशेंट आया, उनके सिर को मार लगी थी और उनको जरूरत थी न्यूरो सर्जन की। अभी वहां पे वो न्यूरो सर्जन नहीं उपलब्ध था, इसलिए उन्होंने उनको स्टेबलाइज करके आगे हायर सेंटर पे जाने की रिक्वेस्ट की। इसमें उनके गुस्से जो रिलेटिव थे, गुस्से में आके उनको इतनी बेरहमी से मारा कि आज वो डॉक्टर खुद आईसीयू में है। वो डॉक्टर ने अपनी एक आंख हमेशा के लिए वो खो चुके हैं। उसके बाद 2 दिन पश्चात और ऐसी एक घटना घटी जिसमें सायन में एक जो पोलियोग्रस्त डॉक्टर है उसको बड़ी बेरहमी से मारा। जो डॉक्टर को खुद पोलियो है उसको ऐसे मारा गया। फिर उसके बाद और 2 दिन के बाद ऐसे हुआ कि 2 फीमेल डॉक्टर्स जो है उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ हुई, उनको मारने की कोशिश की गई। पिछले 10 दिनों में लगभग 11 ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। अगर ये रोज ऐसा होता रहेगा तो आप मुझे खुद बताइए कि कोई भी यंग डॉक्टर जो एक पढ़ने वाला डॉक्टर है, जो एक स्टूडेंट है सही मायने में, वो जब कोई पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट आता है, तो पहली चीज उसके सहन में जो आ रही है आज के समय में वो है कि अगर इसको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, मेरे सभी कोशिशों के बाद भी तो मुझे मार खाना पड़ेगा। ऐसे इसमें आप बताइए कि कोई भी डॉक्टर कैसे सही तरीके का इलाज कर पाए। मेरा सवाल यह है आपसे कि इस बार मैंने देखा कि आप लोगों की जब आप सामूहिक अवकाश पर गए तो कोई तबका आपके लिए आगे नहीं आया। मतलब हर किसी की टिप्पणी में काफ़ी तल्खी दिखती है, आपके प्रति अविश्वास दिखता है। इस पे कई लोगों ने टिप्पणी की है, कई डॉक्टरों ने भी जो दूसरे मसलों पर बोलते रहते हैं, उनका कहना है कि आप डॉक्टर आम जनता के मुद्दों पर हमेशा चुप रहते हैं, कभी बोलते नहीं, इसलिए आज जब अपने लिए बोल रहे हैं तो कोई आपके लिए नहीं बोल रहा है। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं रवीश जी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मैं खुद जानता हूं, जो बहुत सारे एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एसोसिएटेड है। मैं खुद एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ काम करता हूं। मुझे लगता है कि इस चीज की गंभीरता को कोई सीरियसली इसलिए नहीं लेता है क्योंकि एटलीस्ट राजकीय वर्ग इसको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है कि हमारी जो भी मांगे है वो वोट बैंक में फिट नहीं होता है शायद। तो मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं कि डॉक्टर मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो खुद के ड्यूटी के अबव एंड ओवर जाके कभी कभी पेशेंट को खुद अपने जेब से पैसे देते हैं, उसको घर छोड़ते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी बराबर नहीं। मैं भी ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूं जो कश्मीर तक जाकर लोगों की मदद करते हैं, अलग अलग इलाकों में जाके करते हैं, पर वो उनकी संख्या कम है। मतलब बहुत कम तो नहीं है, अच्छी बात है कि वो हैं, पर मुझे लगता है कि जो आप सिस्टम का सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम में जब तक डॉक्टर की संख्या नहीं ज्यादा बढ़ेगी, अस्पताल में बिस्तर की संख्या नहीं बढ़ेगी और तमाम तरह के जो आईसीयू इमरजेंसी नहीं बढ़ेंगे, ये सीसीटीवी और हेलमेट से नहीं होने वाला है। शायद इन्हीं सवालों को टालने के लिए आप पे आपकी निष्ठा पर सवाल किया जा रहा है कि आप तो है ही, जैसे आप ही गरीब विरोधी हैं और आप ही मरीज विरोधी हैं। शायद इस फ्रेम में भी आपको फ्रेम रखकर पेश करने की कोशिश हो रही है। तो एक कोशिश ये हो सकती है, मैं मान सकता हूं, पर आपको लगता है कि इस बार के हड़ताल से आप लोगों ने कुछ खास हासिल किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में ज़्यादा सफल रहे, कुछ बेहतर माहौल बन सकता है? देखिए, मैं ज़रूर ये मानता हूं कि इस बार हमने हमारे तरफ से लोगों तक ये गुहार लगाने की कोशिश की है, हमारा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए आगे भी मुझे ऐसा लगता है जो हम मुंबई में कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कुछ एसोसिएशंस का मेंबर हूं। सिटीजन डॉक्टर फोरम का एक संकल्पना है जिसमें सोसाइटी ओरिएंटेड समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाले काफी डॉक्टर्स हैं और ऐसे सिटीजन्स हैं जो डॉक्टरों के इश्यू समझना चाहते हैं और डॉक्टर सिटीजन्स के इश्यू समझना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत के हर गांव में ऐसे 1 से 2 सिटीजन फोरम डेवलप होंगे तो डॉक्टरों के इश्यू पेशेंट समझ पाएंगे, पेशेंट के इश्यू डॉक्टर और संवेदनशील होकर समझ पाएंगे, और जो कम्युनिकेशन गैप है जो डॉक्टरों की संख्या कम रहने की वजह से है, अगर ये कम्युनिकेशन गैप वापस से हम हासिल कर सके
जिसको काफी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है जो डॉक्टर और पेशेंट का एक सेक्रेड रिलेशनशिप हम कहते हैं, एक बहुत ही पवित्र रिश्ता जिसे हम कहते हैं, उसे हम पूरी तरह टूटने से बचा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अस्पतालों में, मुझे मालूम नहीं होती है या नहीं इस तरह की सूचना, अगर इस तरह की सूचना लगा दी जाए बड़े बड़े बोर्ड में कि आईसीयू में बेड मिलने के ये नियम हैं, ये उसके कारण हैं, और इमरजेंसी वार्ड में बेड मिलने के ये नियम हैं, उससे कुछ बेहतर कुछ फायदा हो सकता है? देखिए रवि जी, ये काफ़ी जगहों पे गवर्नमेंट अस्पताल में भी मैं इस बात में गवर्नमेंट की सराहना करूंगा कि जो भी गवर्नमेंट हो, ऐसी काफ़ी सूचनाएं होती है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि वो सूचना के तरफ जब पेशेंट आता है अपने दुख को लेके, तो सूचना पढ़ने का समय नहीं होता है या मानसिकता नहीं होती है कहूं, तो उसकी वजह से उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बेस्ट तरीका यही होगा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या नर्स है उनसे ये सब जानकारी मिले, जिसके लिए लेकिन सबसे जरूरी है कि जो अभी एक डॉक्टर चाहे 24 घंटे भी काम करे तो 5 मिनट के ऊपर दे नहीं पाता है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। ऐसे छोटे छोटे उपाय जरूर थोड़े बहुत मदद करेंगे, लेकिन हमें अगर आगे का सोचना है तो डॉक्टरों की और ह्यूमन रिसोर्स की संख्या बढ़ाना सबसे महत्व का काम है। डॉक्टर सागर, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, और आपकी बात से कुछ हद तक मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि डॉक्टरों की राजनीतिक भूमिका क्या है, उन्होंने लोगों के पक्ष में आंदोलन किया या नहीं किया, ये एक अकादमिक सवाल है, ज़रूरी सवाल भी हो सकता है, मगर इन सवालों के सहारे इनकी जो बुनियादी मांग है आप उनको खारिज नहीं कर सकते। जो डॉक्टर सागर कह रहे हैं वो देश के सभी राज्यों और सभी सरकारी अस्पतालों के लिए लागू होता है कि हम या तो अपने सामान्य दिनों में ये जानना ही नहीं चाहते कि वहाँ अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या हैं, मरीजों के अनुपात में बिस्तरों की संख्या कितनी है, डॉक्टर कितने हैं, अस्पताल के मेडिकल कॉलेज कितने हैं, मेडिकल की सीट कितनी है, उनकी एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, हम उससे मतलब नहीं रखते, सिवाय हमें सीट नहीं मिला, अभी नहीं मिला तो हम डॉक्टर को पकड़ के पीट देते हैं। तो जो डॉक्टर सागर ने कहा उस पर ध्यान दीजिए कि मूल सवाल यह है कि हम अस्पताल, मेडिकल पे, चिकित्सा पे बहुत कम खर्चा करते हैं, और इतने कम खर्चे में हम मरीज को आश्वस्त करने वाले मेडिकल सुविधा नहीं दे सकते हैं। इस सुविधा का विकल्प इंश्योरेंस भी नहीं है। कई बार सरकारें बताने का प्रयास करती है कि हम बीमा करा दिए, तो बीमा तो कराया, बीमा कराने का मतलब ये नहीं कि अस्पताल बनवा दिया, उसमें डॉक्टर बढ़ा दिया और बिस्तरों की संख्या बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सागर। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद किसी और मसले पे बात करेंगे। कैबिनेट ने मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग को खत्म कर उसकी जगह एक नया आयोग गठित करने का फैसला किया है। यह भी तय किया है कि केंद्र की ओबीसी सूची में नई जातियों को शामिल करने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य होगी। नए राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गठित होने वाले नए आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा हासिल होगा। मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के पास ओबीसी समुदाय की तरफ से आ रही शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। फिलहाल यह अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास तो है, लेकिन अब संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलने के बाद नया पिछड़ा वर्ग आयोग सीधे तौर पर सुनवाई कर सकेगा, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अभी यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 16 नवंबर 1992 के फैसले में भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया कि आयोग या ट्रिब्यूनल के रूप में ऐसे स्थायी निकाय का गठन करें जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोधों पर विचार करेगा, और कोई जाति अपने शामिल करने को लेकर जो शिकायत करे उसे सुने, जांच करे और अपनी राय दे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अधिनियम संख्या 27 द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी निकाय के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसमें 5 सदस्य का प्रावधान है। एक अध्यक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश, समाज विज्ञानी और 2 ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग के मामलों के जानकार हों, और एक सदस्य सचिव जो केंद्र सरकार में सचिव पद का अधिकारी हो या रह चुका हो। अब नए आयोग की बात हो रही है जिस पर टकराव होने लगा है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है कि मौजूदा पिछड़ा आयोग के पास 189 जातियों की तरफ से ओबीसी लिस्ट में शामिल होने की मांग थी। आयोग काम नहीं कर पा रहा था। अब संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलने से वो बेहतर तरीके से काम करेगा।
वही अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पूनिया का कहना है कि बदलाव पिछड़ा वर्ग की मांग पर किया गया है। पिछड़ा वर्ग लंबे समय से आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा देने की मांग करता रहा है। राज्यसभा में इसे लेकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये इतनी बड़ी साजिश है और सारी बैकवर्ड कम्युनिटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से थावरचंद गहलोत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम जनसंघ के समय से इसके पक्षधर रहे हैं, आरक्षण के समर्थक थे, आरक्षण के समर्थक हैं और आरक्षण के समर्थक रहेंगे। संसद के दोनों सदनों के बैकवर्ड क्लासेस के एमपीज कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस गवर्नमेंट ने ये किया कि उस बैकवर्ड क्लास कमीशन को तो खत्म कर दिया और उसकी जगह एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास कमीशन एक का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये इतनी बड़ी साजिश है। सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हिंदुस्तान की आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं कि इसके अंतर्गत ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और बैकवर्ड क्लास की कुछ कम्युनिटीज को उससे बाहर लाना चाहते हैं। ये अन्याय करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार ये बात स्पष्ट कर दी है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण जारी रहेंगे। हम जनसंघ के समय से आज तक इसके पक्षधर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। जहां तक सवाल है ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का, लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पिछड़े वर्ग के और गरीबों के हित में यह निर्णय लिया है। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लंबे समय से मांग की जा रही है। उस मांग को पूरा किया जा रहा है। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इस आयोग को भी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के भांति सभी समस्त अधिकार होंगे। इसका से कहीं कोई दुर्भावनावश ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।